नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। ठीक है, डेली करंट अफेयर एनालिसिस जो चल रहा है उसी के तीसरे सीरीज पे हम लोग बात करेंगे। कल मैंने 2 करंट अफेयर आप लोगों को पता है 2 टॉपिक मैंने लिया था, 2 टॉपिक पे डिस्कशन किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। उसका टेस्ट भी चल रहा है और टेस्ट भी देते रहिए आप सभी। अगर किसी कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है, किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, यूट्यूब व्हाट्सएप सारा का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है। उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे युक्ति परिवार से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य। ठीक है, ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आखिर ऊर्जा की एनर्जी की जरूरत क्या है, ये कॉम्पैक्ट लक्ष्य क्या है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। फिर नीति आयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य के बारे में। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए, बस इसको मैं बदल दूं। ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य जो है आपका, चलिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसे एनटीपीसी कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है लिमिटेड, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता हाई लेवल डायलॉग और एनर्जी के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य को घोषित किया है। तो वो कौन सी ऐसी कंपनी बन गई है? उस कंपनी का नाम है एनटीपीसी, सभी लोग जानते भी होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में एनर्जी सेक्टर्स में पहली कंपनी बन गई है, ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। उस कंपनी का नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों और इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ावा देने हेतु सितंबर 2021 में एक उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित करने के लिए तैयार है। आप सभी जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 का जो लक्ष्य रखा गया है। ये पेपर यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितने लक्ष्य को रखा गया है। तो यहाँ पर यह भी जानिए कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों और इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने हेतु, यानी कि जो लक्ष्य रखे गए उनको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको बढ़ावा करने के लिए, उसको प्रमोशन करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए सितंबर 2021 में एक उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कौन तैयार है बेटा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए एजेंडा के लिए तैयार है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है जो विद्युत मंत्रालय के अधीन है। तो ये जानिए कि एनटीपीसी ही वो कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है जो विद्युत मंत्रालय के अधीन है। और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि विद्युत मंत्री वर्तमान में देश के कौन है, केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिला। एनटीपीसी वो कंपनी बन गई है और एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी भी है। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर 2021 में मीटिंग होने वाली है, हाई लेवल वार्ता होने वाली है। चलिए अगला हम इसी में बात करते हैं, एनर्जी कॉम्पैक्ट क्या है। जिस एनर्जी कॉम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं आखिर वो है क्या? एनर्जी कॉम्पैक्ट को यूएन एनर्जी द्वारा संगठित किया जा रहा है, यानी कि जो एनर्जी कॉम्पैक्ट है उसको किसके द्वारा संगठित किया जा रहा है? यूएन एनर्जी द्वारा संगठित किया जा रहा है और मौजूदा दशक की कार्रवाई के दौरान इसे संगठित एवं अपडेट किया जाना जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ अंतर्निहित कार्रवाइयों के साथ चल रही या नई प्रतिबद्धताएं हैं जो एसडीजी 7 के 3 मुख्य लक्ष्यों में एक या एक से अधिक आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग को देखना है कि एनर्जी कॉम्पैक्ट को यूएन एनर्जी द्वारा संगठित किया जा रहा है और मौजूदा दशक की कार्रवाई के दौरान संगठित और अपडेट किया जाना जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ एसडीजी 7 वर्ष 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का आह्वान करता है। ठीक है, यानी कि एसडीजी 7 का जो गोल है वो 2030 तक कहता है कि सभी के लिए सस्ती बिजली की दर, विश्वसनीय और टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का आह्वान करता है। इसके साथ एसडीजी 7 के 3 मुख्य लक्ष्य हैं जिसका जो मुख्य लक्ष्य जो है, मुख्य टारगेट जो है, ऊर्जा तक पहुंच, नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता की बात किया गया है। तो यहाँ से देखिए आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि कितने मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं। तो एसडीजी 7 के 3 मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं कि ऊर्जा तक सभी की पहुंच हो, नवीनीकरण ऊर्जा का पहुंच हो, ऊर्जा दक्षता की बात की, एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई है। इसके साथ ही साथ ये सदस्य राज्यों और गैर राज्य अभिकर्ता जैसे कंपनियों, क्षेत्रीय स्थानीय सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं दिखाई गई हैं। इसके साथ ही साथ सस्ती स्वच्छ ऊर्जा अन्य सभी एसडीजी और पेरिस समझौते को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पूर्व परीक्षा है। इसलिए एनर्जी कॉम्पैक्ट में परिभाषित कार्यों को एसडीजी एक्सेलरेशन एक्शन के रूप में माने जाने वाले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान से सीधे जोड़ा जा सकता है।
तो ये रहा एनर्जी कॉम्पैक्ट क्या है इसके बारे में जो बताया गया है। SDG 7 का लक्ष्य जो है 2030 तक के लिए सभी को विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का आह्वान करता है। इसके साथ साथ 3 मुख्य लक्ष्य है: ऊर्जा तक पहुंच, नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी कॉम्पैक्ट और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बीच का क्या अंतर है। एनडीसीएस क्या है? तो एनडीसीएस बेसिकली सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय जलवायु महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को संबोधित करते हैं जो पेरिस समझौते के तहत कानूनी रूप से आवश्यक हैं, और ये संपूर्ण रूप से, ठीक है, अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश के उत्सर्जन प्रोफाइल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके साथ ही साथ एनर्जी कॉम्पैक्ट के तहत विशेषतः ऊर्जा प्रणाली और एसडीजी 7 पर केंद्रित विभिन्न प्रकार का स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं, कार्य, पहल और भागीदारी शामिल है। ठीक है, इस बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। बस 1 मिनट हो जाइए बेटा, बस 1 मिनट आप लोग। चलिए आगे हम बात करते हैं कि एनर्जी कॉम्पैक्ट की आवश्यकता क्या है। विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर हम बात करें तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जो औद्योगिकरण की ही समान प्रवृत्ति को जारी रखे हुए है। लगभग 789 मिलियन लोगों तक बिजली की पहुंच अभी भी नहीं है, और लगभग 2.8 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा भी नहीं है। कुल अंतिम ऊर्जा खपत का लगभग 17% हिस्सा नवीनीकरण ऊर्जा से आता है, और लगभग 1.7% ऊर्जा दक्षता सुधार दर रहा है। तो ये देखिए क्यों हो सकता है, मेन रीजन तो यही है कि देखिए आज भी बहुत सारे लोगों तक बिजली की पहुंच नहीं है, स्वच्छ खाना बनाने की सुविधा नहीं है उनके पास, लोगों के पास स्वच्छ खाना बनाने की सुविधा नहीं है, और ऊर्जा खपत का लगभग 17% जो आता है वो नवीनीकरण ऊर्जा से आता है, और 1.7% ऊर्जा दक्षता सुधार भी किया गया है। एनटीपीसी एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य क्या है और भी देखिए, इसने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कमी करना है, और 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान की सुविधा और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन समूह बनाएगी। तो ये भी आप लोग को जरूर जाना चाहिए कि एनटीपीसी एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य जो है बेसिकली आपका लक्ष्य जो है 2032 तक 60 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यूएन एनर्जी क्या है ये जानिए कि यूएन एनर्जी क्या है। तो यूएन एनर्जी की स्थापना यूएन सिस्टम चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन द्वारा 2004 में ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर सहयोगी सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के रूप में की गई थी, और यह एसडीजी 7 और पेरिस जलवायु एजेंडा एवं व्यापक एसडीजी एजेंडा के परस्पर संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों का समर्थन करता है। तो जो यूएन एनर्जी है उसकी स्थापना 2004 में ही की गई थी, एक अंतर सरकारी सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के रूप में किया गया था। इसके साथ डिकेड ऑफ एक्शन क्या है ये भी जानिए। सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महत्वाकांक्षी सार्वभौमिक समावेशी 2030 एजेंडा के प्रयासों में तेजी लाकर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2021 से लेकर 2030 तक को डिकेड ऑफ एक्शन के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये रहा पहला आज का टॉपिक जिसका नाम था आपका ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य। ये बताया गया किस कंपनी को सबसे पहली जो कंपनी है भारत में ऊर्जा क्षेत्र में पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है, एनटीपीसी 2030 तक का लक्ष्य रखेगा। एनटीपीसी भारत की सबसे विद्युत उत्पादन कंपनी है। फिर मैंने एनर्जी कॉम्पैक्ट क्या है बताया, ये बताया, लक्ष्य क्या है एसडीजी 7 के ये भी मैंने बताया, मुख्य लक्ष्य क्या है ये भी बताया गया, कब तक का पूरा करना है ये भी आपको बताया गया, पेरिस समझौतों के बारे में आपको बताया गया, एनर्जी कॉम्पैक्ट और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बीच क्या अंतर है ये भी बताया गया, एनर्जी कॉम्पैक्ट की आवश्यकता क्यों है ये भी बताया गया आपको, एनटीपीसी एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य क्या है ये बताया गया, यूएन एनर्जी क्या है ये बताया गया, टिकट ऑफ एक्शन क्या है ये भी आप लोग को बताया गया। तो इसको ध्यान से आप लोग अच्छे से तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। पेपर के लिहाज से आज के डेट में एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे क्वेश्चन आप लोग को जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक है आपका नीति आयोग गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल अध्ययन के बारे में बात किया गया है। नीति आयोग सभी लोग जानते हैं, पहले योजना आयोग था, बाद में अब नीति आयोग हो गया है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 2015 से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग ने बेसिकली गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल का अध्ययन के बारे में चर्चा किया है, तो उसी के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये नीति आयोग का ये कौन सा लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग ने देश भर में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल, ठीक है, पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। ठीक है, गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल का एक व्यापक अध्ययन जारी किया है, और यह इस तरह संस्थानों से जुड़ी सही सूचना की कमी को दूर करने और इस क्षेत्र में मजबूत नीति निर्माण में मदद करने की दिशा में उठाया गया एक बेहतरीन कदम है।
ठीक है। तो नीति आयोग जो है, जिसके अध्यक्ष है हमारे देश के प्रधानमंत्री, नीति आयोग ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन किया है, और जब अध्ययन किया जाता है तो कोई ना कोई रिपोर्ट आता है, तो यह इस तरह के संस्थानों से जुड़ा, ठीक है, सही सूचना की कमी को दूर करने और इस क्षेत्र में मजबूत नीति निर्माण मदद करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं नीति आयोग बेसिकली है क्या, किसे हम नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग यह भारत सरकार का सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यानी कि नीति आयोग बेटा क्या है, नीति आयोग एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसमें बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसे योजना आयोग के स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री जी इसके देश के प्रधानमंत्री जो है वो इसके प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। अगला इसी में देखिए कि मुख्य विश्लेषण क्या रहा इसका, कि आखिर ये इसका क्यों इस पे चर्चा की जा रही है। तो कम शुल्क, लो चार्ज लगेगा। अधिकांश गैर लाभकारी अस्पताल लाभकारी अस्पतालों की तुलना में कम शुल्क लेते हैं। सभी लोग जानते हैं आजकल अस्पताल जो है एक धंधा बन चुका है, किस तरह मरीजों से लूटा जा रहा है। कोरोना काल में भी लूटा गया, ये जग जाहिर है, सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। इस कमी को महसूस किया है, जब रिपोर्ट आई है उस पर पता चला है कि ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अधिकांश गैर लाभकारी अस्पताल जो है लाभकारी अस्पतालों की तुलना में कम शुल्क लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट तो यही है। ग्रामीण समुदाय आधारित अस्पतालों में शुल्क कम होता है, जबकि ग्रामीण शहरी अस्पतालों में शुल्क की दरें सरकारी अस्पतालों के समान है। ठीक है, तो ये मुख्य विशेषता, इसलिए कम शुल्क है सबसे पहला है, क्योंकि मुख्य विश्लेषण यही है। दूसरा बात करते हैं व्यय। व्यय क्या है इसमें, व्यय के बारे में बात करेंगे तो गैर लाभकारी अस्पताल नैदानिक देखभाल की काम लागत और परिचालन व्यय को कम करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ गैर लाभकारी अस्पतालों की परिचालन लागत लाभकारी अस्पतालों की तुलना में कम होता है। ये भी आप लोग को जरूर जानना चाहिए। ठीक है, इसी में बात करते हैं हम गुणवत्ता के बारे में। तो गैर लाभकारी अस्पतालों की सभी श्रेणियों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनमें अधिकांश के पास अपनी सेवाओं के लिए किसी न किसी प्रकार की मान्यता होती है। और कुछ अस्पतालों विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित ब्लड बैंक क्लिनिकल एक्सटेंशन एक्ट जो है 2010, प्री कॉन्सेप्ट एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो है 1994 के संचालन और गुणवत्ता मानकों के उच्च अनुपालन हेतु स्टाफ की आवश्यकता दर्ज की गई है। तो ये भी आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में हालिया पहले क्या की गई है इसके बारे में जानिए कि वर्ष 2021 में बजट में स्वास्थ्य आवंटन में बढ़ोतरी 2021-22 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है, और मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह आवंटन 94,452 करोड़ रुपए का है, यानी कि अगले वित्त वर्ष के लिए 137% का इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 इसके साथ लिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 ये भी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 का भी है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है 2015 है, और आयुष्मान भारत योजना जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है 2018, ये भी इसमें पहलों में किया गया है। तो देखिए यहाँ पे से कितने आपको डेटा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में गैर लाभकारी अस्पताल के बारे में जो बात किया गया है उसको आराम से पढ़िएगा। क्या लक्ष्य रखा गया ये भी पढ़िएगा, मुख्य विश्लेषण क्या रहा है, कम शुल्क जैसे है, व्यय है, गुणवत्ता है, और ये सब चीज़ें आप लोग आराम से पढ़िएगा। और स्वास्थ्य क्षेत्र में हालिया पहले क्या की गई हैं इसको भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, चलिए ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इतना सब कुछ हो रहा है तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन आखिर क्या है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीनकरण ऊर्जा एजेंसी इरना ठीक ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है, और परीक्षा में देखिए द हिंदू से लिया गया है, परीक्षा में लगातार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इरना ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक जारी किया है, और अंतर्राष्ट्रीय नवीनकरण ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2050 तक 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी। यानी कब तक हो जाएगी बेटा, 2050 तक हो जाएगी। एजेंसी ने माना कि इसका उपयोग किए जाने वाले इस हाइड्रोजन का लगभग 66% हिस्सा प्राकृतिक गैस के बजाय जल से प्राप्त किया जाना चाहिए। एजेंसी ने ऐसा माना कि उपयोग किए जाने वाला इस हाइड्रोजन का लगभग 66% जो हिस्सा है प्राकृतिक गैस के बजाय जल से प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। आखिर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जो है स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के रूप में हाइड्रोजन पृथ्वी का सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। हाइड्रोजन का प्रकार उसके बचाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसके साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर है, पवन का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो कम होता है। इसके तहत विद्युत द्वारा जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। सभी लोग जानते हैं H2O जो होते हैं जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों ऐड होकर ही बनते हैं। हाइड्रोजन के अनुरूप भी देख लीजिए क्या क्या हाइड्रोजन का अनुरूप है। जैसे ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करने के लिए किया जाता है, जहां उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, जहां संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाना होता है। ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। उपयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है बेसिकली एक ऊर्जा वाहक है, न कि स्रोत है, और यह ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को वितरित या संग्रहित कर सकता है। इसका उपयोग फ्यूल सेल में विद्युत और ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में हाइड्रोजन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जबकि परिवहन और अन्य उपयोगिता इसके लिए उभरते बाजार है। इनकी दक्ष क्षमता और शून्य या लागत उत्सर्जन संचालन के कारण हाइड्रोजन एवं फ्यूल सेलों जैसे कई अनुप्रयोगों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कुल उत्पादित हाइड्रोजन का 1% से भी कम हिस्सा ग्रीन हाइड्रोजन का होता है। देख लीजिए 1% सिर्फ हिस्सा होता है, 1% से कम भी होता है। इसके साथ ही साथ देखिए क्या क्या चीजें हैं। इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण और तैनाती को 0.3 गीगावाट की वर्तमान क्षमता से 2050 तक अभूतपूर्व दर से लगभग 5000 गीगावाट तक बढ़ाने का आवश्यक किया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। भारत में वर्तमान स्थिति क्या है देखिए। हाइड्रोजन की खपत भारत और उर्वरक और रिफाइनरी सहित औद्योगिक क्षेत्रों में अमोनिया और मेथनॉल के उत्पादन हेतु प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन टन हाइड्रोजन का खपत करता है। उद्योग की बढ़ती मांग और परिवहन और बिजली के क्षेत्रों के विस्तार कार्य यह 2050 तक बढ़कर 28 मिलियन टन हो सकता है। इसके साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन की लागत 2030 तक हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आदि के समान हो जाएगी और उत्पादन और बिक्री बढ़ने पर कीमत में और कमी आएगी। यही अनुमान लगाया गया है कि भारत की हाइड्रोजन की मांग वर्ष 2050 तक 5 गुना बढ़ जाएगी, जिससे 80% हाइड्रोजन होगी और ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक भारत अपने सस्ते नवीनीकरण ऊर्जा शुल्क के कारण 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का शुद्ध निर्यातक बन जाएगा। जिसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग का महत्व क्या है ये भी जानिए कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जा सकता है और साथ ही देश में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मददगार हो सकता है। इसके साथ ही साथ पेरिस जलवायु समझौता जो किया गया था, उस समझौते के तहत भारत ने 2005 तक के स्तर पर 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 30 से 35% तक कम करने की प्रतिबद्धता जारी की है। इससे भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी आयात निर्यात को कम करेगा। इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन का स्थानीयकरण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास में से भारत में 18 से 20 मिलियन डॉलर का एक नया ग्रीन प्रौद्योगिकी बाजार विकसित हो सकता है, तो हजारों की संख्या में नौकरियों का सृजन हो सकता है। और भी देखते हैं, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने देश में हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु एक मसौदा जारी किया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ केंद्रीय बजट 2021 और 22 में के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए रोडमैप तैयार करेगा। इसके साथ ही साथ अक्षय ऊर्जा के लिए भारत की क्या क्या पहल है देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 2010, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015, इस सफरूप टॉप और सौर ऊर्जा 2016, अटल ज्योति योजना 2016, राष्ट्रीय पवन और सौर हाइब्रिड योजना 2018, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड योजना 2018 और पीएम कुसुम 2019। ये सारी योजनाएं जो है जो अक्षय ऊर्जा के लिए भारत की पहल है। तो ये रहा ग्रीन ऊर्जा के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लीजिएगा और जितने भी आज टॉपिक पढ़ाए गए हैं, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे आपका दूसरा टॉपिक जो नीति आयोग का था, गैर लाभकारी अस्पताल का था, चाहे ऊर्जा कॉम्पैक्ट था, इसको आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो करंट अफेयर है आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके जो आपको फैक्चुअल डेटा दिया जाता है, ये जो भी दिया जाता है बड़े सोच समझ के ही दिया जाता है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग करने के लिए आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल हो। उस मुद्दे पर कम से कम अपने 100 शब्दों को किसी तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकें, आप लोग अच्छे से लिख सकें, अच्छे से उसको बढ़िया से ग्राफिंग कर सकें और अपने अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो इतना आपके पास नॉलेज रहे, इतना उसके बारे में डीप एनालिसिस रहे कि कहीं से भी अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। अगर किसी को किसी युक्ति परिवार से जुड़ना हो या कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए जो नंबर है, खूबसूरत नंबर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू, नमस्कार।